एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। पुलिस को बुलाकर शराब माफियों ने किया हमला, थानेदार समेत 7 पुलिसकर्मी घायल। मामले में 1 दर्जन से ज्यादा लोग गिरफ्तार। आभूषण दुकान में भीषण चोरी, 50 लाख के जेवर पर चोरों ने किया हाथ साफ। व्यवसायियों में भारी आक्रोश। और किडनी मामले के मुख्य आरोपी नर्सिंग होम संचालक गिरफ्तार, भूटान भागने का कर रहा था प्लान। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र बरियारपुर में महिला सुनीता की दोनों किडनी निकालने के मामले में फरार मुख्य आरोपी नर्सिंग होम संचालक पवन कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसके घर पर रेड कर उसे दबोच लिया। घटना के बाद से वह इधर उधर छिप कर रह रहा था। पवन ने भूटान भागने का प्लान बना लिया था। उससे पहले एक बार अपने लोगों से मिलने के लिए घर पहुंचा था, जिसकी भनक पुलिस को लग गई और पकड़ा गया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि सुनीता के ऑपरेशन के दिन डॉक्टर आर.के. सिंह, उसका असिस्टेंट पवन और एक स्टाफ था। नर्सिंग होम संचालक ने बताया कि जिस समय ऑपरेशन हो रहा था उस समय वह कुछ देर के लिए अपने बच्चे को लेने स्कूल गया था। जब तक वह वापस आया ऑपरेशन हो चुका था। उसने बताया कि मरीज की तबीयत जब बिगड़ने लगी तो वह खुद उसे लेकर पीएमसीएच गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसकी दोनों किडनी निकल चुकी है तो वह चुपके से वहां से निकलकर दिल्ली भाग गया। डीएसपी पूर्वी ने बताया कि कच्ची पक्की के रहने वाले डॉक्टर आर.के. सिंह का कोई सुराग नहीं मिला है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। डीएसपी पूर्वी मनोज पांडे ने बताया कि मानव अंग तस्करी की बात सामने नहीं आई है, ये इनकी लापरवाही का नतीजा प्रतीत होता है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद और भी सच्चाई सामने आएगी। बिल्कुल, सकरा थाना अंतर्गत बरियारपुर ओपी में किडनी एब्सेंट पाए जाने का मामला संज्ञान में आया था। इस कांड के जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। कौन है सर? कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं, इनका नाम पवन है। इन्होंने पूरी घटना में अपने साथ अन्य लोग हैं, जो भी अन्य लोग हैं उनकी भी भूमिका को एक्सेप्ट किया है, उनका नाम पता उन्होंने बताया है और इनके कन्फेशन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं।
भूटान वगैरह भागने की जानकारी थी इनकी बाहर। अनुसंधान में बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं, नतीजा ये है कि इनकी अरेस्टिंग की गई है। कहाँ से सर पड़ रहा है? बरियारपुर से ही इनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित की गई है। इसी का नर्सिंग होम है सर? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक इनका जो नर्सिंग होम है वो अनरजिस्टर्ड है। एक खपड़े नुमा मकान में इनका क्लिनिक चला करता था, जहाँ पे कि अन्य सो कॉल्ड तथाकथित चिकित्सक सर्जरी या अन्य कामों के लिए आया करते थे। उसी क्रम में ये घटना घटित हुई है। एक जो नामजद अभियुक्त हैं प्राथमिकी के, उनकी अरेस्टिंग हो गई है। शेष जो अभियुक्त हैं उनकी पहचान भी हुई है। उनमें से कुछ नामजद हैं, कुछ अन्य का भी नाम सामने आया है। सबों की अरेस्टिंग के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। किडनी निकालने के पीछे सर क्या कारण आ सकता है? तस्करी की बात? कि नहीं, इन्होंने जो अपनी अभी तक के पूछताछ में या अनुसंधान में जो फैक्ट्स आए हैं वो ये है कि ये घटना जानकारी के अभाव में इन लोगों के द्वारा कारित की गई है। चूँकि ये लोग, न तो इनके पास कोई मान्यता प्राप्त डिग्री थी, न ही इनके पास कोई एक्सपीरियंस था, इसीलिए बिना नॉलेज के इन लोगों ने जो सर्जरी की है उसी का परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई है। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भोजपुरी गाने की धुन पर एक कमरे में 4-5 युवक मस्ती कर रहे हैं। इसमें शामिल एक युवक के पास पिस्टल है। वह पिस्टल दिखाकर अभद्र भाषा का प्रयोग भी कर रहा है। इसके बाद वह दूसरी पिस्टल निकालकर लहराने लगता है। अन्य युवक भी वीडियो में झूमते दिख रहे हैं। ये वीडियो अहियापुर इलाके का बताया जा रहा है। मामला संज्ञान में आते पुलिस युवकों के नाम पते के सत्यापन में जुट गई है। वीडियो में भोजपुरी गाना पर पिस्टल लहरा रहे युवक को भी पता है कि वह वीडियो बना रहा है। वह जानबूझकर पिस्टल लहराता है। वह बोल रहा है कि अभी बहुत गोली चलेगी। अब शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। मामले में पुलिस कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन गोपनीय तरीके से जांच शुरू कर दी गई है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। बुधवार को कुडनी विधानसभा क्षेत्र से अपने उम्मीदवार नीलम कुमार के नॉमिनेशन में मुजफ्फरपुर पहुंचे मुकेश सहनी ने एक बार फिर भाजपा पर वीआईपी के विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया है। मुकेश सहनी ने कहा कि इस उपचुनाव में किसी गठबंधन का समर्थन नहीं करते हुए अपना उम्मीदवार उतारा है और उनकी जीत सुनिश्चित है। वीआईपी प्रत्याशी नीलम कुमार ने कहा कि पिछले 30 वर्षों से कुडनी विधानसभा क्षेत्र का शोषण हो रहा है। बाहरी उम्मीदवार जीत तो जा रहे हैं, लेकिन विकास करने में वह कोई भी सफल नहीं है। बताते चले कि नीलम कुमार बिहार के दिग्गज नेता रहे साधु शरण शाही के नाती है। साधु शरण शाही ने कुडनी क्षेत्र का लगातार कई टर्म प्रतिनिधित्व किया था। बोछा में जिस तरीके से अपर कास्ट ने बीजेपी को बताया कि आप हमारे हक अधिकार दो वरना हम आपके साथ नहीं हैं, और फिर उसके बाद ही आपने देखेंगे तो विधानसभा के अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष भूमिहार समाज से बनाया गया। तो सिर्फ एक छोटा मोटा लॉलीपॉप देने से काम नहीं चलेगा। हर समाज को भारतीय जनता पार्टी अगर वोट लेने के लिए अगर सोचता है तो उनको सम्मान देना चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं वो सम्मान वो नहीं दे पाता, इसके लिए सबको लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखिए हमने उनके साथ राजनीति किया और हमारी पार्टी को तोड़कर हमें बाहर कर दिया। तो इस तरीके से उनका मानसिकता है कि गरीब पिछड़ा समाज के लोग अगर आगे बढ़ रहा तो उनको रोकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा यहाँ पे रेस में ही नहीं है। यहाँ पे मेरी लड़ाई जो है महागठबंधन से है और मजबूती से हम लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग जीतेंगे। और आप इनके अपना एक विरासत है, एक स्थानीय युवा नेता हैं और इनके नाना जी 4 बार वहाँ पे विधायक रहे हैं, वो भी निर्दलीय भी विधायक रहे हैं। तो इनका एक अपना बैकग्राउंड है और उसी परिवार से आते हैं जहाँ पे समाजवादी लोगों को झंडा को बुलंद करते हैं। तो हमें लगता है गरीब पिछड़ा दलित किसान
हर जाति धर्म के लोग है ना नीलाभ जी के साथ आएंगे, मजबूती से ही चुनाव जिताएंगे। वीआईपी के पास क्या सेकंड लाइन प्रेजेंटेशन नहीं है कि कोई मल्ला वोटर है, प्रत्याशी नहीं मिला आपको? देखिए ऐसी बात नहीं होता ना, आप ये देखिए कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरते हैं, ना ही कि एक कोरम पूरा करने के लिए आते हैं। और आप सभी को पता होना चाहिए कि पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता है, और एक जाति के वोट से आप चुनाव नहीं जीत सकते। हमने आज कहीं ना कहीं हमने नीलाभ जी को चुनाव मैदान में उतारा, आज बहुत सारे लोगों को बोलती बंद हो गया। अगर हम निषाद को अगर निश्चित तौर पर टिकट देते तो आप ही कहते कि वोट काटने के लिए आए हैं। तो आज हमने ऐसे वोट पे हमने दाव खेला है कि हमारे वोट से भी ज़्यादा वोट इनका है, तो मजबूती से ये लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो एक जाति से चुनाव जीता नहीं जा सकता, ये आप भी जानते हैं। तो हम लोगों को कोरम पूरा करने के लिए नहीं आए, हम मजबूती से लड़ने के लिए आए हैं और लड़के जीतेंगे। सिंडिकेट का आरोप लगाया जा रहा है कि आप सिंडिकेट के इशारे पर प्रत्याशी उतारते हैं। देखिए इस धरती पर तो भगवान माता सीता के ऊपर आरोप लगा दिया, तो हम तो इंसान हैं, ठीक है। कल उनके साथ थे तो मुकेश सहनी राम है, और आज नहीं है उनके साथ है तो रावण बना दिए। तो खैर वो सब चीज़ पर हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये देखिए विरासत संभालने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। कुरहन्नी जो प्रखंड है हमारा, जो हमारी जन्मभूमि है, वो पिछले 30 वर्षों से बाहरी नेताओं द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को आके उसको बचाने की जिम्मेवारी थी, जिस जिम्मेवारी को समझते हुए मैं राजनीतिक जीवन में आया। और आज आपके सामने है कि हमारे पार्टी सुप्रीमो, मुझे लगता है कि देश के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नौजवान को टिकट दिया है इतने कम उम्र में। अमूमन जो है आप देखते हैं कि इस तरीके का दांव कोई लगाता नहीं है। तो ये एक अगले 30 वर्ष के बिहार की राजनीति में बहुत बड़ी इमारत लिखने वाले हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी। पिछले 30 वर्षों की बात कर रहे हैं तो 30 वर्षों में तो महागठबंधन ही था, फिर तो उसी के साथ जाइए। नहीं, तो अब ये कौन कहाँ जाएगा इसका निर्णय मैं लेने वाला कौन होता हूँ, वो निर्णय हमारे पार्टी सुप्रीमो लेंगे। वही तो कह रहे हैं कि 24 में महागठबंधन में। नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं कि महागठबंधन थे या नहीं थे, वो आगे निर्णय लेंगे। अभी उन्होंने कहा है कि दिसंबर में मैं निर्णय करूंगा अगले वर्ष। प्राथमिकताएं क्या रहेगी? प्राथमिकता कुरहन्नी के लिए मेरी सबसे सर्वप्रथम है, जो कुरहन्नी में भ्रष्टाचार का जो आलम है, ऊपर से लेके नीचे तक हर विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसको हटाना है। बाहरी नेताओं से कुरहन्नी को निजात दिलाना है। जो कुरहन्नी बाहर से आकर कुरहन्नी का लगातार शोषण कर रहे हैं, उनसे निजात दिलाने का संकल्प है। हमारे पार्टी सुप्रीमो ने कह दिया है, भाजपा से तो हमारी कोई टक्कर ही नहीं है, हमारी टक्कर तो वहाँ महागठबंधन से है। अब हम लोग मजबूती से लड़ने आए हैं और उम्मीद भी है लड़ेंगे और जीतेंगे भी। युवा राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व जिला पार्षद शेखर सहनी ने बुधवार को कुर्नी उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। शेखर सहनी ने अपने आप को राजद के बागी नेता बताया, साथ ही कहा कि सिर्फ आरजेडी को डैमेज करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जी, कुरहन्नी की जनता की मांग, महान जनता की मांग पर हमने आरजेडी के बागी के रूप में निर्दलीय उम्मीदवार का नामांकन किया। क्या स्थिति रहेगी क्षेत्र में? आप राजद के बागी खुद को कह रहे हैं, तो क्या मनोज कुशवाहा को डैमेज कर पाएंगे आप? हम डैमेज किसी को करने नहीं है। जनता हमको वहाँ खड़ा कराई है जिताने के लिए, जीतने के लिए, विधानसभा भेजने के लिए। और जनता ने तय कर लिया है कि शेखर सहनी को विधानसभा भेजना है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कि कौन डैमेज होगा, ये तो जनता तय करेगी। सहनी वोटर आपको साथ है? सहनी वोटर नहीं, अति पिछड़ा समाज, सवर्ण समाज, दलित समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं, वो सारे लोग मेरे साथ हैं और सारे लोग मेरे नॉमिनेशन में आए हैं और वही लोग हमको नामांकन करवाएं। लड़ाई किससे कह रहे हैं? अपनी लड़ाई हमको तो हमको तो किसी से लड़ाई ही नहीं है, जनता लड़ रही है, तो हम कहाँ है लड़ाई में? कल तक जो साथ में थे वो आज आपको वोट कटवा बोल रहे हैं। वो तो जनता जवाब देगी ना इसका। जनता ग्राउंड रिपोर्ट जाइए कीजिए, जनता आपको बता देगा कुरहन्नी का क्या रिजल्ट होने वाला है। किन मुद्दों पे लड़िएगा? कुरहन्नी में भ्रष्टाचार चरम पर है, जल निकासी की समस्या है, मनियारी को प्रखंड बनाना है, बहुत दिनों से मांग है, युवाओं की समस्या, स्वास्थ्य व्यवस्था की समस्या है, बहुत सारी जो लोकल समस्या है, उसके लेकर के हम लड़ रहे हैं। जी नहीं, ये डैमेज देखिए, हम तो जीतने के लिए हम लड़ रहे हैं, जनता हमको विधानसभा भेजने के लिए लड़ा रही है। कौन डैमेज होगा, कौन हारेगा, वो तो जनता निर्णय करेगा ना। जनता तो हमको कहा कि एकदम लड़ जाना है।
मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार को वीआईपी के उम्मीदवार सहित कुल 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। रिटर्निंग ऑफिसर डीसीएलआर पश्चिमी खगेश चंद्र झा ने बताया कि कुर्नी उपचुनाव के लिए वीआईपी के उम्मीदवार नीलम कुमार, आदर्श मिथिला पार्टी से संजय ठाकुर और 2 निर्दलीय उम्मीदवार शेखर सहनी और आलोक कुमार ने नामांकन दाखिल किया है। गुरुवार को नामांकन की अंतिम तिथि है। अभी तक कुल 8 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। देखिए, सबसे पहली बात, जो भी हम बोलेंगे हम स्पष्ट बोलेंगे और सत्य बोलेंगे, अब झूठ बोलते नहीं। और झूठ जो बोलता है उसको मैं नसीहत देना चाहता हूं कि अब चेत जाओ, ताकि बात बोलेंगे खर्रा और गोली चले या छर्रा। जो भी पूछना है भाई साहब आप लोग पूछते रहिए। हम 50 घंटा बोलने के लिए हम तैयार हैं, ताकि हमारे जो भी है हमारे बंधु पत्रकार लोग जानते हैं कि आलोक भाई क्या है। आप लोग का कृपा समाज हमें जानता है, इसके लिए हम चुनाव के मैदान में। कुर्नी चुनाव में धन बल और दल बल से कैसे निपटिएगा? देखिए, धन बल को जनता बेगला देगा, नंबर 1 बात। और जन बल है हमारे साथ, धन बल बना के जनता खा जाएगा और कचरा के ढोरी में फेंक देगा। और पूछिए हमारे पास फिर क्या होगा, तब क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, मुद्दा हमारा वहाँ तक खाली मुद्दे हैं। हाँ। खाली मुद्दे हैं, कई गो मुद्दा गोरा। इतना मुद्दा है कुरहनी में कि जितना लोग जीतते गया है, खाली अपने ढकरते गया है, खाते गया, सब जनता के चूसते गया है। न रोड ठीक है, न नाला ठीक है, न अस्पताल के ठीक है स्थिति। न करिएगा जी, नहीं, हम करने वाले हैं नहीं। हम सिर्फ जनता हमारा मालिक है, नेता हमारे सामने कोई नहीं है। कर दिए जी भैया, जीत के लिए के बाद यह पूरा मेहनत कीजिएगा, जम के पूरा काम कीजिएगा पूरा। मैं जो काम करूंगा, 2 साल चुनाव 25 में फिर से चुनाव होगा, और इस बार जो हम खेल करने जा रहे हैं वो हुड़दंग होगा, और जनता हमें चुन के जिताती है तो हम पूरा से पूरा काम करेंगे। और वह जो हम एक बार जिता देगी तो मैं अंदाज करता हूँ धरती पर जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई माई का लाल कुरहनी में पैदा नहीं लेगा नेतागिरी करने के। पहले भी चुनाव लड़े थे, मैं तीसरा बार हूँ। फिर पहले भी यही दावा किए? नहीं, दावा तो भैया होता है, लेकिन क्या कहिएगा, घर सिंधुआरी में घुस जाता है, मांस मुर्गा मछली खसी बकरी सारी बला शराब बांटने लगता है, स्मैक ये सब बांटने लगता है, सारू शराब बांटते रहता। आज भी समाज में सब चीज बिक रहा है। इस बार भी तो बटेगा नहीं, तो इस बार बटेगा। इस बार जो जाएगा वहाँ उसको जनता है उसको खात्मा करने का काम करेगा। अभ्यर्थियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। एक शेखर सहनी, आलोक कुमार सिंह, संजय ठाकुर और एक नीलाभ कुमार, 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है। कल 3 बजे अपराह्न तक नामांकन लिए जाएंगे। तो आगे क्या प्रक्रिया होगी सर? तो उसके बाद 18 नवंबर को 11 बजे से इसकी स्क्रूटनी की जाएगी, समीक्षा की जाएगी। उसके बाद जो जिनका नाम निर्देशन पत्र सही पाया जाएगा वो। कुल जो 4 नामांकन में से कितने निर्दलीय थे और दल विशेष थे? 2 निर्दलीय थे, एक विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी से थे, और एक मिथिला विकास पार्टी करके रजिस्टर्ड पार्टी का उन्होंने कहा है, लगाया है, हम देख लेते हैं। तो 2 निर्दलीय हैं, एक और 2 रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी से। अब तो सर कुल कितने नामांकन हो चुके हैं सर? टोटल 8 नामांकन हुए हैं। मुजफ्फरपुर में 2 महीनों से अधिक समय से चल रहे एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल वार्ता के बाद समाप्त हो गया। बुधवार को सभी काम पर लौट गए। अधिकारियों ने इनके कुछ मांगों को मान लिया है। 102 एम्बुलेंस चालक संघ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद मुस्लिम ने बताया कि एम्बुलेंस चालकों का पीएफ, जुलाई माह तक का बकाया वेतन और अन्य मांगों को जल्द हल कराने का आश्वासन दिया गया है। आज 63 दिन के बाद हड़ताल समाप्त हुई। आज 64वां दिन है जो गाड़ी शाम 4 बजे से सभी पीएससी में गाड़ी दौड़ने लगेगी, और जो है सो पीएससी सदर मेडिकल कॉलेज में जो भी गाड़ी बंद थी आज से सेवा देना शुरू हो गया है। हमारा मांग था
कि बकाया वेतन जुलाई तक दे देने के लिए, वो माह जुलाई तक वेतन मिल चुका है। और पीएफ के लिए मांग था, जो 27 महीना का लंबी पीएफ बकाया था, जो कि 7 महीना का भुगतान किया गया है पीएफ का। बाकी जो बच गया है वह पैसा 30 दिन के अंदर में भुगतान करने के लिए सहमति बनी है। उसके बाद गाड़ी गैरेज में जाती थी, लंबी अवधि देखा के चालकों और टेक्नीशियन से वेतन काट लिया जाता था। अब काम नहीं देने पर उसको उपस्थित मानते हुए चालक टेक्नीशियन को लंबी अवधि गैरेज में रहने पर उपस्थित मानते हुए उनको वेतन का भुगतान किया जाएगा। विचाराधीन 4 घंटा अतिरिक्त का रहा, जो मामला ऊंचे बड़े पदाधिकारी से और कंपनी के पदाधिकारी के बीच इस बात को समझौता किया जाएगा। ये मामला संज्ञान में लिया गया है। अगर इस मामला को क्लियर नहीं होता है तो ये मामला न्यायालय में चली जाएगी, जो अतिरिक्त 4 घंटा का है। यह मामला संज्ञान में चला गया है। बाद बाकी जिन कर्मियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र बकाया है, कुछ कर्मियों को कल वितरण किया गया है। जिन कर्मियों को बकाया रह गया है वो 21 या 11 इसी महीना में नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। जिन कर्मियों को हटाया गया है, अलग अलग एलिगेशन में अलग अलग साक्ष्य देते हुए श्रम अधीक्षक महोदय अपना ब्यौरा अलग से लेके उसको कंपनी के बीच उसका समझौता करके उसका वेतन और दोबारा ज्वाइनिंग का पहल किया जाएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर बुधवार को मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में राष्ट्र निर्माण में मीडिया की निर्णायक भूमिका विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश, एसडीओ पश्चिमी ब्रजेश कुमार, डीपीआरओ दिनेश कुमार और वरीय पत्रकारों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। डीएम ने मीडिया कर्मियों से कहा कि निडर होकर जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ पत्रकारिता करें। मीडिया के विभिन्न आयामों के माध्यम से आम जन को न केवल जन कल्याणकारी नीतियों बल्कि अन्य जानकारी भी मिलती है। इससे नियमित संवाद भी स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि मीडिया की ओर से प्रकाशित किए जाने वाले समाचार सशक्त फीडबैक का काम करते हैं। इसके माध्यम से नीति और कार्यक्रमों को अधिक जनमुखी बनाने में सहायता मिलती है। स्थापित करते हैं हम लोग, आप भी अपनी बातों को रखते हैं और हम लोग भी अपनी बातों को रखते हैं, और ये समन्वय और ये संवाद जब प्रारंभ होता है तो निश्चित रूप से एक ऐसी दिशा की ओर हम लोगों को ले जाता है जहां अंततः हम लोगों को एक होकर उस विषय के बारे में सोचना है जो महत्वपूर्ण विषय है, जो देश के विकास से रिलेटेड है, जो राष्ट्र के निर्माण से रिलेटेड है, और अंततः सभी का उद्देश्य भी यही है, क्योंकि जो भी समाज है वह एक ऐसी परिधि में बंधा हुआ है कि वह अपने आसपास के क्षेत्र में विकास चाहता है, और उस रूप में हम दोनों लोग, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या प्रशासनिक अमला हो, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो और जो भी चीजें हैं वो सही और बेहतर हो। आपकी जो संस्कृति रही है, आपका जो उद्गम रहा है, जो इतिहास है, वो काफी प्राचीन है। आप उस समय से हैं जब हम लोग मान लें, जब नारद की बात हम लोग करते हैं तो नारद को आदि पत्रकार माना जा सकता है। उन्होंने पत्रकारिता की प्रारंभ की, तो आप उस उद्भव से हैं, उस उद्गम से हैं, और आज लगातार आप में परिवर्तन के साथ आप आज भी डटे हुए हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है, जो गतिशीलता दिख रही है वो काफी बेहतर है, क्योंकि कोई भी सिस्टम यदि जड़ हो तो वो बहुत दिन तक नहीं टिक सकता है, और लगातार किसी की ये लाइनेज है, किसी का यह विरासत है, यह संस्कृति है, तो वो अपने आप में बताता है कि मीडिया इस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए कितनी आवश्यक है। यह अपने आप बताता है कि आपका इतिहास, आपकी व्यापकता और आपकी पुरातनता कितनी रही है। हम लोग आज के विषय की यदि बात करें तो राष्ट्र के निर्माण में मीडिया की भूमिका की जहाँ तक बात हो, तो यदि आज के संदर्भ में हम बात करें कि आज के संदर्भ में राष्ट्र का जब निर्माण चल रहा है, पुनर्निर्माण चल रहा है, तो इसमें आपकी क्या भूमिका है, और या पहले से आपने किस तरह की भूमिका का निर्वहन किया है, तो दोनों ही स्तर पर आपकी भूमिका बेमिसाल रही है। मुशहर जाति के विकास के लिए कार्य कर रहे इफ्को टोक्यो समन्वित ग्रामीण विकास परियोजना तरह तरह के कार्यक्रम चला रही है। बुधवार को मुजफ्फरपुर के मोतीपुर मुशहर टोला में मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया,
जिसमें प्रजापति ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के मोतीपुर प्रखंड प्रभारी रिंकू ने ईश्वर और ध्यान मुद्रा योग के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शिविर में आए महिलाओं को मच्छरदानी और किशोरियों को पैड और पैंटी का वितरण किया गया। मौके पर जयदेव द्विवेदी, प्रोजेक्ट इंचार्ज पूनम श्रीवास्तव, तापस महापात्रा, सुरेश मांझी, बुधिया देवी सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इसके बारे में बताएं। आज का जो कार्यक्रम हुआ मेडिटेशन का हुआ, क्योंकि मेडिटेशन से इंसान का वो मानसिक संतुलन का वो कार्य है करने लगती है, और जो पूजा पाठ ध्यान में भी माने कि वो होता है, बदलाव आता है लोगों का, जो रहन सहन पर वो असर करता है, कैसे रहना है, और जो दिन भर का जो भी तनाव मुक्त भी रहता है। तो मेडिटेशन से आपके समाज का विकास होगा? जरूर होगा। हर कोई 2-3 मिनट निकाल कर अपना खुद के बारे में थोड़ा मेडिटेशन कर ले, साधना कर ले, तो जरूर समाज का विकास होगा। कार्यक्रम में मेडिटेशन के माध्यम के लिए हम यहाँ पर आए तो हम इस समाज में देखे हैं कि हमारी जितने भी माताएं बहनें हैं वो अपने आप को अभी कितना स्वयं से कमजोर और अपने को निराशा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय में इन माताओं बहनों को इस समाज के साथ चलने के लिए सबसे पहले तो इनको आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है। उसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन वो आंतरिक शक्ति है जिससे आत्मा को एनर्जी देती है और फिर स्थूल कार्यक्रम करने में, स्थूल कार्य व्यवहार करने में उनको एक नया शिक्षा प्रदान करती है। जैसे अपने वो पुराने पिछड़े रहन सहन को छोड़ के अपने नई वातावरण को पहचान सके, अपनी नारी शक्ति की गरिमा को ऊंचा बढ़ाने के लिए उसको अपने शिक्षा की जरूरत है। तो आज हम इस नगर में आए हैं तो यहाँ मेडिटेशन से हम इन लोगों में देखे हैं कि अभी इनको मेडिटेशन से बहुत फायदा होगा और इनके जीवन का सुधार एक माध्यम है मेडिटेशन। मुजफ्फरपुर के बंगलामुखी मंदिर में बुधवार को काल भैरव जयंती मनाई गई। मंदिर के महंत देवराज ने काल भैरव को स्नान ध्यान कराकर षोडशोपचार पूजन के बाद भोग आदि लगाकर आरती की। महंत देवराज ने बताया कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को काल भैरव जयंती मनाई जाती है। इसे कालाष्टमी भी कहते हैं। काल भैरव के नाम मात्र लेने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति का स्मरण होता है। काल भैरव कालों के काल महादेव के रौद्र और उग्र अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि काल भैरव जयंती पर जो भैरवनाथ की आराधना करता है उसे जीवन में कोई संकट नहीं सताता। स्वयं बाबा काल भैरव उसकी रक्षा करते हैं। तमाम बुरी शक्ति से छुटकारा मिलता है। कार्यक्रम के दौरान पुजारी सतीश पांडे, छोटू पांडे, पुट्टू बाबा, पंकज भट्ट, भाजपा नेता प्रभात कुमार भी मौजूद रहे। जय मां बगलामुखी। जैसे कि आज मार्गशीर्ष अष्टमी उपरांत नवमी तिथि है। आज महाकाल भैरव अष्टमी जयंती है। आज के दिन काल व्रत रख के महाकाल भैरव की गुप्त साधना की जाती है और आज के दिन काफ़ी तांत्रिक लोग तांत्रिक पद्धति से शमशान में जाकर के विशेष रूप से क्रिया करते हैं। चूँकि महाकाल भैरव की पूजा शमशान में प्रथम मानी जाती है। किसी भी शक्तियों की साधने के लिए महाकाल भैरव की पूजा जरूरी होती है, विशेष रूप से की जाती है। महाकाल भैरव की पूजा करने से भय, शत्रु और भूत प्रेत पिशाच घर में किसी प्रकार की बाधा से मुक्ति मिलती है और कोई भी व्यक्ति सामाजिक या राज्य में विजय प्राप्ति चाहता है, जैसे किसी प्रकार के पॉलिटिशियन अगर कहीं पे भी कोई विजय प्राप्ति चाहते हैं और उनको बाधा आ रही है तो माँ की एवं गुप्त भैरव साधना करके उसे विजय की प्राप्ति मिलती है। और महाकाल भैरव रुद्र के 5वें अवतार में से एक अवतार हैं। इनकी पूजा करने से भय को हरा जाता है और महाकाल भैरव बोलते ही जैसे आप उच्चारण करते हैं जय महाकाल भैरव, उसमें आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देव का और शक्तियों की ऊर्जा का स्मरण करते हैं। अवैध शराब की सूचना देकर पुलिस को बुलाया गया और फिर पुलिस बल पर हमला कर दिया गया। घटना में थानेदार समेत 7 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। घटना मुजफ्फरपुर के मुशहरी बैकटपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि शराब माफियों ने साजिश रचकर पुलिस टीम को घेर कर लाठी, डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया।
हमले में थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। हमलावरों ने थाने की गाड़ी को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि बैकटपुर गांव से सूचना मिली थी कि गांव में बड़े स्तर पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस टीम जैसे ही गांव में पहुंची, पहले से सैकड़ों की तादाद में मौजूद लोगों ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया। लाठी डंडे और पत्थरों से पुलिस टीम को निशाना बनाया गया। लोगों को समझाने की कोशिश भी की गई। किसी तरह पुलिस कर्मियों ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस फोर्स आने के बाद स्थिति पर काबू पाया जा सका। बताया गया कि बैकटपुर में वीरू पासवान अपने घर पर शराब का धंधा करता है। 3 बार कॉल करके इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस टीम गांव में पहुंची तो हमला कर दिया गया। घटना के बाद से पूरे बैकटपुर में तनाव व्याप्त है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। घायल पुलिस कर्मियों का इलाज पीएचसी में चल रहा है। इस मामले में अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नीचे थोड़ा रखना। मुसहरी में सर देर रात पुलिस पर हमला कुछ शराब माफिया। मुशहरी थाना अंतर्गत बैकटपुर लक्ष्मीपुर में मुशहरी थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में शराब के विरुद्ध एक रेड किया गया था। इसी रेड के दरमियान थाना अध्यक्ष एवं अन्य पुलिसकर्मियों के ऊपर जो शराब माफिया थे एवं अन्य लोग थे उनके द्वारा हमला कार्य किया गया था। इस हमले में जो भी शामिल लोग थे, शराब माफिया थे, उनकी पहचान की गई है और पहचान उपरांत पुलिस ने फर्दर कार्रवाई आगे की कार्रवाई की है और सम्मिलित जो भी अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने सुनिश्चित करी है। कुल कितने पुलिसकर्मी थे जिसमें चोटिल हुए थे? 2-3 पुलिसकर्मी हैं जो इंजर्ड हैं। 1 दर्जन की गिरफ्तारी लगभग। जी बिल्कुल, उसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। मुजफ्फरपुर के कुटनी थाने से महज कुछ ही दूरी पर एक आभूषण दुकान से 50 लाख रुपए की चोरी हो गई। चोरों ने शटर और ग्रिल काटकर घटना को अंजाम दिया और किसी को भनक नहीं लगी। घटना मनियारी थाना क्षेत्र के काजी इंडा महुआ रोड की है। चोरों ने सीसीटीवी का डीवीआर भी निकाल कर ले गया। सुबह में दुकानदार दुकान खोलने गए तो घटना की जानकारी हुई। उन लोगों ने इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। दुकान पहुंचे आभूषण कारोबारी पुंजित कुमार अपनी दुकान को देखते ही सदमे में आ गए। पूरी दुकान खाली थी, यहाँ तक कि तिजोरी के अंदर भी रखे आभूषण गायब मिले। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। इससे पहले भी इस दुकान में चोरी हो चुकी है। मनियारी थानेदार संतोष रजक ने कहा कि जांच पड़ताल के बाद सही आंकलन सामने आएगा। फिलहाल दुकानदार और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटना यही कि भाई का दुकान है, मेरा चोरी कर लिया है, पूरे तोड़ के ले गया। क्या गश्ती कर रहा है थाना के स्टाफ? क्या प्रशासन को आपने सूचना दी है? सूचना 1 घंटा हो गया, अभी तक प्रशासन नहीं आया है। खाली दारू के पीछे बउआ रहा है। और सूचना देने के बाद भी थाना नहीं कोई नहीं, अभी तक तो प्रशासन क्या डेट पर थाना है, देखिए ना, अभी तक तो नहीं आया है। किस चीज का दुकान था? जेवर का दुकान है, सिन्हा ज्वेलर्स। लगभग कितना दिन से दुकान चला रहे हैं आप? 26 साल से है दुकान है। पहली बार घटना हुआ है? एक बार 3 साल पहले हुई थी घटना, लेकिन ताला सिर्फ बाहर का कटा था। दुकान में मेरा चोरी हो गया। किस चीज का दुकान था? जेवर का था। सोने चांदी का? कैसे पता चला आपको जी हमारी दुकान में चोरी हो गई है? सुबह 8 बजे स्थानीय दुकानदार फोन किया कि आपके दुकान का ताला टूटा हुआ। हम दौड़े जब आए यहाँ पर ही तो देखते हैं पल्ला हटाया हुआ था, ताला तोड़ के। जब पल्ला हटाए तो पूरा देखते हैं शटर ग्रिल सब तोड़े हुआ है, पूरा सामान तिजोरी तोड़ के ले गया हुआ। लगभग कितने का सामान ले गया? 40 से 50 लाख का। आप स्थानीय प्रशासन को खबर दिए? जी, खबर किए हुए आधा घंटा हो गया। अभी तक नहीं, अभी तक नहीं आया। क्या नाम हुआ आपका? पुंजित कुमार। घर? पुराना थाना के नजदीक हुआ। लगभग यहाँ कितने दिनों से दुकान कर रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से। यह घटना पहले जी, एक बार और 3 साल पहले जो है सो घटी थी, जिस समय चोर असफल हो गया था। इस बार जो है सो पूरी तैयारी के साथ आया था। जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह नहीं लगवाए हुए थे, उसका सेटअप बॉक्स ले गया।
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ बुधवार को मुजफ्फरपुर के एलएस कॉलेज में आयोजित बैठक में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन AIDSO के जिलाध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में सत्र अनियमितता और फीस वृद्धि के कारण छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। नियमित क्लास चलने की कोई गारंटी भी नहीं रहती है। छात्र नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लागू करना चाहती है, जिसमें कॉलेज एवं विश्वविद्यालय को मिलने वाले अनुदान को खत्म करने की योजना है। इसलिए इस नीति के खिलाफ आम छात्रों को संगठित करते हुए विशाल छात्र आंदोलन की जरूरत है। बैठक के बाद एलएस कॉलेज की एक सांगठनिक कमेटी बनाई गई, जिसके संयोजक कमलेश कुमार, से संयोजक परभंस कुमार, अविनाश कुमार एवं नितेश कुमार को चुना गया। आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एलएस कॉलेज में मीटिंग को आयोजित किए हैं और हमारा मुहिम है पूरे देश भर के अंदर में कि केंद्र सरकार जिस तरह से विनाशकारी शिक्षा एवं छात्र विरोधी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है और BRA बिहार विश्वविद्यालय अगले साल से इस नीति को लागू करने की कोशिश कर रही है। हम इस नीति का पुरजोर विरोध करते हैं क्योंकि ये नीति जो है बिल्कुल शिक्षा का निजीकरण, व्यापारीकरण, सांप्रदायिकरण व केंद्रीकरण करने वाली नीति है। इस नीति के तहत जो गरीब मजदूर परिवार से आने वाले बच्चे हैं वो इस पढ़ाई से, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये शिक्षा सिर्फ कुछ पैसे वालों घर के लिए रह जाएगा और तमाम जो बच्चे हैं वो वंचित हो जाएंगे। इसलिए हम इस शिक्षा नीति का विरोध करते हैं और इस शिक्षा नीति के खिलाफ में हर स्तर पर कमेटी का निर्माण करते हुए हम लोग आंदोलन का निर्माण करेंगे और हम विश्वविद्यालय से मांग करते हैं कि आप कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर में पठन पाठन का माहौल कायम कीजिए, समय पर एग्ज़ाम हो, समय पर रिजल्ट हो, सेशन को, सत्र को नियमित किया जाए। ये सत्र अनियमितता के कारण छात्र परेशान हो रहे हैं। कोई भी प्रमाण पत्र लेने के लिए 4-4 महीने, 6-6 महीने तक छात्रों को यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इन तमाम समस्याओं के खिलाफ में हम लोग सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर में छात्रों को संगठित करते हुए आगे आने वाले दिन में बहुत बड़ा विशाल आंदोलन, प्रदर्शन का आयोजन करेंगे। मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक MSKB कॉलेज के सामने स्थित चाहत साड़ी शोरूम एवं चाहत शॉपिंग में लगन के मौके पर बम्पर छूट दी जा रही है। 4 से 8 हजार की खरीदारी पर छोटा बर्तन स्टैंड, 8 से 12 हजार की खरीदारी पर हॉटपॉट, 12 से 16 हजार की खरीदारी पर प्रेशर कुकर, 16 से 20 हजार की खरीदारी पर छोटा डिनर सेट, 20 से 25 हजार की खरीदारी पर बड़ा डिनर सेट और 25 से 35 हजार की खरीदारी पर बड़ा डिनर सेट उपहार स्वरूप ग्राहकों को प्रदान किया जा रहा है। दुकान के प्रोप्राइटर अमित कुमार ने बताया कि मात्र 1000 में यहां मेंस वेयर के जींस और शर्ट मिल रहा है। बम्पर छूट मिलने से चाहत साड़ी शोरूम और चाहत शॉपिंग में खरीदारियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। देवता स्वरूप सभी ग्राहकों को पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन लोगों ने छठ और दीपावली जैसे महापर्व में चाहत साड़ी में आके खरीदी की और अपना ढेर सारा प्यार दिए। उन सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम। इस बार लगन के शुभ अवसर पे जो लगन आया है, लगन महोत्सव में भी फिर से चाहत साड़ी एवं चाहत शॉपिंग आप उन सभी ग्राहकों के लिए ऑफर एक अच्छा सा धमाकेदार लाया है। मेरे यहाँ कोई भी कंपनी का यदि आप जीन्स ले रहे हैं मात्र 650 रुपये में पड़ेगा और 350 रुपये में शॉर्ट पड़ेगा। इट मीन्स 1000 में आपको जीन्स शॉर्ट आ जाएगा। शादी में लेने के लिए ब्रांडिंग में मुफ्ती, पवेलियन, फ्लू जो भी है सारा ब्रांड का मिल जाएगा। 4000 से यदि ऊपर का खरीदारी कर रहे हैं तो छोटा वाला स्टैंड, ये वाली स्टैंड आ जाएगी। 8000 से 12000 का यदि खरीद रहे हैं तो हॉटपॉट आएगा। 12 से 16 पे प्रेशर कुकर आ जाएगा और 16 से 20,000 रुपये का यदि आप कोई खरीदी कर रहे हैं तो उनके लिए फाइबर का क्लासिक कंपनी का ही डिनर सेट आएगा और 20 से 25,000 पे बड़ा वाला बर्तन का सेट आएगा। वहीं पे फिर यदि 25 से और 35,000 का यदि कोई मेरे यहाँ से खरीदी कर रहे हैं तो उनके लिए स्टील का क्लासिक का पूरा डिनर सेट आएगा। ऑर्गेंजा साड़ी में भी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ ऑर्गेंजा है। ऑर्गेंजा में भी आपको ऑर्गेंजा अंडर 2000 के अंदर में ही साड़ी मेरे यहाँ उपलब्ध है और इसमें ढेर सारा हमको कलर, डिजाइन, क्वालिटी दिखा देंगे। चंदेरी का शर्टिंग शूटिंग में भी मेरे यहाँ रेमंड, मुफ्ती और मफतलाल का और अरविंद का ही कपड़ा है जो बहुत ही रेट करके उसको रेट निकाला गया है और बहुत रिजनेबल रेट में उसको हम लोग यहाँ से बेच रहे हैं। अभी लगन को लेकर क्या कुछ कहेंगे?
लगन को लेकर यह कहेंगे कि जो भी हमारे कस्टमर जो है उनके लिए भी तो शुक्रिया अदा किए ही है, जो नहीं है वो आके देखे, कपड़ा उन्हें पसंद आता है तभी वो ले सकते हैं। दूसरी बात है कि वो एक बार आके दुकान में देखे जीन्स का जो क्वालिटी चाहिए, जो भी कपड़ा है मेरे यहाँ वो रेट वाइज यदि अच्छा लगेगा, देखने का कोई चार्ज नहीं लगता है, आप देख लीजिए, यदि अच्छा लगे तो ही आप परचेज कीजिए यहाँ से। और इसमें यही ऑफर है, हर एक आइटम पे आपको ऑफर दिया जा रहा है, 4000 के ऊपर का खरीदी कर रहे हैं तो रेट वाइज, और कपड़ा देखने का कहीं भी टचिंग स्विंग का कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आप आइए, पहले कपड़ा को टच कीजिए, देखिए कि क्या है, अच्छा लगे तभी आप ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं अच्छा लग रहा तो नहीं लीजिए। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर विद्यावासिनी नगर में चल रहे 9 दिवसीय श्री राम कथा के 5वें दिन साध्वी सृष्टि लता रामायणी ने भगवान श्री राम के धनुष भंग करने से लेकर भगवान श्री राम के विवाह एवं माता सीता की विदाई तक का वर्णन किया। कथा के दौरान श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रही। मौके पर संयोजक दीपक पोदार, अध्यक्ष कैलाश डंडारिया, कैलाश भट्टिया, सौरभ शाह, आयुष अग्रवाल, शालू भट्टिया, गवेशना चूड़ीवाल, भावना टेकरीवाल, अभय भट्टिया, मनोज सर्राफ, सूरज जालान, कृष्ण ड्रोलिया, प्रिंशु मोदी सहित आयोजन मंडल के सभी सदस्य मौजूद रहे। लक्ष्मण भैया को फरसा दिखा रहे हैं, कह रहे हैं सहस बाहु भुज छेद निहारा, परस बिलो की महीप कुमारा, हे राजा के छोकरे देख मेरे इस फरसे की ओर। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि ब्राह्मण देवता जो वीर होते हैं वे अधिक बातें नहीं करते। आप बार बार मुझको फरसा दिखा रहे हैं, पर हम फरसा नहीं देख रहे। अगर फरसा देख रहे होते ना तो अब तक कब की लड़ाई हो गई होती, कब का युद्ध हो गया होता। हम तो भृगु सुत समुझ जनेऊ विलोकी, हम आपके जनेऊ की ओर देख रहे हैं। आप भृगु जी के पुत्र हैं ना, ब्राह्मण हैं। गुरु महिषुर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न सुराई। गुरु पर, ब्राह्मण पर, गौ माता पर और भगवान के भक्तों पर हम प्रहार नहीं करते। ये हमारे कुल की मर्यादा के विरुद्ध है कि हम उनको कोई कष्ट पहुंचाएं। हम तो आपका जनेऊ देख रहे थे, सिर पर शिखा देख रहे थे और ये जान रहे हैं कि आप श्री भृगु जी के पुत्र हैं, इसीलिए आपको छोड़ दिए। यदि वीरता दिखाना चाहते हैं तो इतनी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे साथ युद्ध करिए। युद्ध ये तो कायर पुरुषों के लक्षण हैं कि युद्ध के समय वे अपनी बड़ी बड़ी सेठी बखारने लगते हैं। श्री परशुराम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि विश्वामित्र, इस राजा के छोकरे को मेरी शक्ति का परिचय दो, इसको पता नहीं है कि हम कौन हैं। लक्ष्मण भैया कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, अपने शक्ति का परिचय, अपनी वीरता का परिचय आप अपने मुख से जितना अच्छा सुना रहे हैं उतना अच्छा हमारे गुरुजी नहीं सुना पाएंगे। परशुराम जी ने कहा, विश्वामित्र, इस अपराधी बालक को मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो, नहीं तो ये मेरे फरसे से मारा जाएगा। लक्ष्मण भैया कहते हैं, मुदहु आंख कतहु कछ नाही, आंख बंद कर लीजिए, कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। अब तो परशुराम जी ऐसा लगा मानो फरसा गिरा ही देंगे लक्ष्मण भैया की गर्दन पे। श्री राम जी हाथ जोड़ लिए। श्री राम जी कहते हैं कि हे नाथ क्षमा करें, ये मेरा छोटा भाई है, आपके प्रभाव को नहीं जानता। यदि आप एक मुनि की भांति आते तो मेरा ये छोटा सा भाई आपके चरणों की रज को अपने शीश पर धारण करता, परंतु आप उग्र रूप में आए ना। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे
पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।